मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2। तो आइए हम देखते हैं इसको। आज हम देखेंगे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले हम ग्लोब को जानते हैं। ग्लोब जो होता है, जो हम जानते हैं कि पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। इसमें बड़े ग्लोब हो सकते हैं। बड़े ग्लोब ऐसे होते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं। कुछ ग्लोब छोटे होते हैं या फिर गैस भरने के बाद वो तैयार होते हैं, तो इस तरह से इसको हम पॉकेट में रख कर भी कहीं लेके जा सकते हैं और जिसमें हवा भर करके ग्लोब का प्रतिरूप तैयार किया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू। अर्थात जैसे हमारी पृथ्वी अपने किली पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी प्रकार से ग्लोब को भी इसमें एक अक्ष बनाया गया है। उस पे इसको सेम पृथ्वी के तरह ही इसको 23.5 डिग्री झुकाया गया है, ताकि हम बिल्कुल पृथ्वी की प्रतिरूप प्राप्त कर सकें और उससे समझ सकें कि पृथ्वी कैसे अपने अक्ष पे घूम रही है। जैसे हम ग्लोब में देखते हैं कि एक सुई की तरह उसमें कील लगा होता है, जिसे उसका अक्ष कहते हैं। और ये अक्ष जो है, जो ग्लोब में अक्ष रहता है, ये सिर्फ काल्पनिक होता है। ये ग्लोब को स्थिर स्थिति उसके अक्ष पे प्रदान करने के लिए बनाया गया रहता है। ये अक्ष हमारी पृथ्वी में नहीं देखने को मिलेगा। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति हम पश्चिम से पूर्व की तरफ घुमा सकते हैं, घुमा करके उसे देख सकते हैं। पृथ्वी वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है और अपने अक्ष पे चारों ओर घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा मात्र है। एक अन्य काल्पनिक, जो भी इस पे रेखाएं हम ग्लोब पे देखते हैं, वो सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं ही हैं। वो बिल्कुल वास्तविक रूप से हमें पृथ्वी के धरातल पे नहीं देखने को मिलेगा। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त जो होता है, यह पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अर्थात ये जो पृथ्वी का चित्र है, इसमें जो ये विषुवत रेखा, यानी इसको 0 डिग्री से दर्शाते हैं, ये पृथ्वी को बिल्कुल बीच से 2 भागों में बांटता है। और इसका जो उत्तर का भाग होता है, ये उत्तरी गोलार्ध, वो जो साउथ दक्षिण का भाग होता है, इसे हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। देखिए, जो विषुवत रेखा है या विषुवत वृत्त है, इससे ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यानी इसी वृत्त के समानांतर हमें उत्तर की तरफ अक्षांश रेखाएं देखने को मिलेंगी, व दक्षिण की तरफ इसी के समानांतर अक्षांश रेखाएं देखने को मिलेंगी। और उत्तर से जैसे ही विषुवत रेखा से ये उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती हैं अक्षांश रेखाएं, इन सब का क्या होता है कि आकार घटता जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को हम कहते हैं, या इसको दर्शाती है ये। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप जो होगा ये 360 अंश का, यानी 1/4, यानी एक इसमें इसको हम डिवाइड करेंगे तो इस पे हमें 1/4 इसका बांटेंगे तो 1/4 इसमें 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस तरह से, तो इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश ये दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि किस प्रकार से अक्षांश वृत्तों द्वारा या अक्षांश रेखाओं द्वारा, या फिर जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसको कर्क रेखा भी, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इसको मकर रेखा कहा जाता है। तो कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच की जो पट्टी है, इसको हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। यहाँ का तापमान जो होता है सर्वाधिक हमें देखने को मिलेगा। सर्वाधिक मिलने का कारण ये है कि ये विषुवत वृत्त या फिर उष्ण कटिबंध जो है, ये सूर्य के सर्वाधिक नजदीक पड़ता है, इस वजह से। फिर इसके ऊपर हम जाएंगे 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। तो इस कटिबंध को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध
का नाम दिया जाता है। और फिर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हम उत्तरी ध्रुव तक जाएं तो उत्तरी ध्रुव तक ये जो पेटी कहलाती है, ये कहलाती है उत्तरी शीतकटिबंध। अर्थात यहाँ का जो तापमान होता है सर्वाधिक कम देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा शीतकटिबंध। और जो 0 डिग्री से उत्तर और दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री पर स्थित है, ये हो गया हमारा उष्णकटिबंध। और इन दोनों के बीच में जो स्थित है ये है शीतोष्णकटिबंध के नाम से इसे हम जानते हैं। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश या समानांतर रेखाओं को देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो हम अभी देखें विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। दूसरा है उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, जो 90 डिग्री ये उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। वो दक्षिण में देखा जाए दक्षिणी ध्रुव, तो ये 90 डिग्री जो दक्षिणी बिंदु है ये दर्शाता है दक्षिणी ध्रुव को। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। ये हैं, पहला हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दर्शाता है। दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, मकर रेखा जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है, ये हो गया मकर रेखा। तीसरा है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में, तो ये हो जाएगा उत्तर ध्रुव वृत्त। वो जो चौथा है ये विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। तो ये 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। इसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध को। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है तथा इसे हम उष्णकटिबंध कहते हैं। इसके बीच में जो भी क्षेत्र आता है ये जो पट्टी स्थित है इसे हम उष्णकटिबंध पेटी कहते हैं। फिर इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, तो इसे हम कहते हैं, इसे हम जानते हैं शीतोष्ण कटिबंध के नाम से। यानी यहाँ का जो तापमान होगा ना बहुत अधिक होगा ना बहुत अधिक कम होगा। फिर इसके बाद आता है शीत कटिबंध। ये होता है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव और तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र होता है ये कहलाता है शीत कटिबंध। यहाँ का जो तापमान होता है बहुत ठंड, यहाँ की जो जलवायु होती है बहुत ठंडी होती है, क्योंकि यहाँ जो सूर्य है क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता है। इस वजह से यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं बहुत तिरछी पड़ती हैं, तो उनकी किरणों को, सूर्य की किरणों को यहाँ तक आने में बहुत अधिक दूरी तय करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पे हमें तापमान कम देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देशांतर क्या है, तो आइए जानते हैं देशांतर क्या है। देखिए, किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है, तो हम सिर्फ उसके अक्षांश के द्वारा उसकी स्थिति नहीं निर्धारित कर सकते हैं। तो अक्षांश और देशांतर दोनों द्वारा किया जाता है, तो देशांतर भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप जो है, इनका अक्षांश रेखा तो एक ही अक्षांश पे स्थित है, यानी 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा, जो कि रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो इन संदर्भ रेखाओं को जो उत्तर से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, या कहें कि उत्तर से दक्षिण की तरफ समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं, तो इन्हें हम देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। देशांतर यामोत्तर इन्हें कहते हैं। और उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यानी जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो भी हमें समानांतर रेखाएं खींची गई हैं पृथ्वी के ग्लोब पे, ये इसे हम देशांतर के नाम से जानते हैं। और ये एक तरह से ये भी जैसे अक्षांश रेखाएं भी वो अर्धवृत्त होती हैं, तो ये भी अर्धवृत्त होते हैं। और इनसे जैसे कि विषुवत रेखा हो गई, विषुवत रेखा से हम देखेंगे तो जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे इन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, कम होती जाएगी।
जैसे कि हम देख पा रहे हैं चित्र में, तो जो देशांतर रेखाएं सभी देशांतर रेखाओं के विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी। उसी प्रकार अक्षांश रेखाएं हैं, तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी तो समान रहती है, बस उनका जो सर्कल है, जो गोला है या अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती हैं, बाकी उनके बीच की दूरी बिल्कुल समान रहती है। बस दक्षिणी ध्रुव व उत्तरी ध्रुव की तरफ जैसे जैसे वो बढ़ेंगी तो उनका आकार छोटा होता जाता है। आगे हम देखते हैं, देखिए जितनी भी सारे देशांतर रेखाएं हैं, सभी देशांतर रेखाएं हैं, ये ध्रुवों पे जाकर के एक में मिल जाती हैं। सभी देशांतर रेखाएं, या वो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, दोनों यहाँ पे जाकर के बिल्कुल मिल जाती हैं। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। यानी अक्षांश रेखाओं से देशांतर रेखाओं में यही भिन्नता है कि देशांतर रेखाओं की लंबाई तो समान है, बिल्कुल एक समान है सभी देशांतर रेखाएं जितनी भी हैं, और लेकिन अक्षांश रेखाएं हैं, उनका आकार जो है उत्तर की तरफ जाने पे घटने लगता है। सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था, तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। यानी इसमें जो जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो इसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। उसी प्रकार इसमें जो मुख्य 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको कहा जाता है प्रमुख यामोत्तर। प्रमुख यामोत्तर के नाम से जानते हैं जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं दोनों तरफ यहाँ से। तो इसमें प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, एक हो गया पूर्वी गोलार्ध, एक दूसरा हो गया पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करता है। जैसे इसमें दिया है इस चित्र में, ये 0 डिग्री प्रमुख यामोत्तर हो गया, इसके पीछे स्थित होगा 180 डिग्री यामोत्तर। तो ये दोनों मिल करके 0 डिग्री व 180 डिग्री यामोत्तर के बीच का ये जो ईस्ट का भाग है, इसे हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, और ये हो गया आपका वेस्ट पश्चिमी गोलार्ध, 2 गोलार्धों में। जिस प्रकार से हम अक्षांश 0 डिग्री विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध व दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध विभाजित करते हैं, उसी प्रकार से 0 डिग्री यामोत्तर व 180 डिग्री यामोत्तर द्वारा हम पूर्वी गोलार्ध व पश्चिमी गोलार्ध में पृथ्वी को बांटते हैं। यहाँ पे एक शब्दावली दिया है ग्रिड। तो ग्रिड क्या होता है इसे देखते हैं। देखिए ग्रिड हम उसे कहते हैं जो अक्षांश रेखाएं व देशांतर रेखाओं का हमारे ग्लोब पर जो जाल देखने को मिलता है, यानी इनके समकोण द्वारा जो जाल बनता है पृथ्वी के ग्लोब पे, इसको हम ग्रिड कहते हैं, इसे ग्रिड नाम दिया जाता है। देखिए हमें यदि किसी सही स्थान प्राप्त करना है तो उसे हम इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा पता लगा सकते हैं। यदि आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए इसमें दिया है कि असम में धुबरी जो कि 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से काटती हैं, यानी इस 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 90 डिग्री पूर्वी देशांतर दोनों को हम ग्लोब पे देखते हैं कि कहाँ पे एक दूसरे को काट रहा है, तो वो एग्जैक्ट उसका लोकेशन उसका होगा ग्लोब पे। आगे हम देखते हैं देशांतर और समय, अर्थात देशांतर द्वारा कैसे समय का निर्धारण किया जाता है। इसे देखिए, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, जो हम सब जानते हैं। अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय के बाद सबसे लंबी होती है किसी स्थान का, जहाँ पे वहाँ पे स्थित लोगों द्वारा अनुभव किया जाता है या देखा जाता है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी देशांतर
जैसे ग्लोब हो गया, ग्लोब पे जो देशांतर रेखाएं हैं इनके द्वारा मुख्यतः हम समय का निर्धारण करते हैं। तो इसमें देखिए जो ग्रीनविच ये जो नाम है इस स्थान का नाम है, और ये स्थान जो है ये है ब्रिटेन में। तो जो ग्रीनविच है इससे बिल्कुल जो 0 डिग्री यामोत्तर रेखा है, ये 0 डिग्री यामोत्तर रेखा इस ग्रीनविच से गुजरती है। तो ग्रीनविच को समय निर्धारक के लिए मानक माना गया है कि यहाँ से समय का निर्धारित होगा पूरे विश्व का। यानी जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, इससे हम यदि पूर्व में जाते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ सूर्य का चक्कर लगाती है। अतः जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ जाएंगे इस तरफ हमारा समय क्या होता है, बढ़ता जाता है, और जैसे हम पश्चिम की तरफ यात्रा करेंगे तो इधर समय हमारा क्या होगा, घटता जाएगा और पूर्व की तरफ बढ़ता जाएगा। देखिए जो ग्रीनविच है, तो ग्रीनविच से जितने भी स्थान पूर्व में है तो उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, और जो पश्चिम में स्थित है, जो भी स्थान ग्रीनविच से पश्चिम में पड़ेगा, उन सब का समय क्या होगा, पीछे होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पे 360 डिग्री घूम जाती है, और वह 24 घंटे में एक अपना अक्ष पे अपना चक्कर पूरा करती है। तो वो क्या करती है कि वो 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर कह सकते हैं घूम सकती है। जैसे ये 360 डिग्री देशांतर रेखाएं स्थित है, ये कहेंगे 360 देशांतर रेखाएं पृथ्वी पे मानी गई हैं। तो इनका जब ये 24 घंटे में पूरा का चक्कर एक चक्कर लगा रहे हैं पूरे देशांतर रेखाओं का या पूरी पृथ्वी का, तो इसको 1 घंटे में ये 15 डिग्री देशांतर दूरी तय करेगी, और जब 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे में तय कर रही है तो इसको एक देशांतर तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इस तरह से इस गति से हमारी पृथ्वी इन देशांतरों की दूरी तय करती है। देखिए यहाँ पे दिया है कि जैसे ग्रीनविच में दिया है कि जब दोपहर के 12 बजे होंगे तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व का समय होगा 15 इंटू 4 यानी 60 मिनट, यानी 1 घंटा क्या होगा, वहाँ का समय आगे होगा। यानी ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा जब ग्रीनविच पे 12 बजेगा। और वहीं ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से क्या होगा, पीछे होगा। जैसा हम अभी देखेंगे कि पश्चिमी की तरफ ग्रीनविच से जितने पश्चिम की तरफ हम जाते जाएंगे वहाँ पे दिन घटता जाएगा, यानी समय घटता जाएगा, और पूर्व की तरफ बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 घंटे पीछे होगा। तो यहाँ पे होगा सुबह का 11 बजा होगा। जैसे ये देशांतर, मान लीजिए देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा हो गई, और ये होगी 15 डिग्री देशांतर, ये हो गया 30 डिग्री देशांतर। फिर इसी तरह ये हो गया पश्चिम का 15 डिग्री और 30 डिग्री, ये सारे वेस्ट के हो गए, ये हो गया ईस्ट का, ये हो गया आपका 0 डिग्री देशांतर, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो इधर के तरफ चलेंगे हम तो हमारा समय बढ़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, और इधर जाएंगे तो हमारा समय घटता जाएगा, यानी इस दिन हम माइनस करेंगे वहाँ का समय ज्ञात करने के लिए, उस देशांतर पे क्या समय होगा, वह ग्रीनविच पे क्या हो रहा है, तो उस ग्रीनविच से उस देशांतर को हम कंपेयर करके वहाँ का स्थान का समय ज्ञात कर सकते हैं कि उस समय वहाँ पे क्या समय होगा। तो जैसे इसमें दिया है कि ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा हो गई, तो यहाँ पे दोपहर का 12 बज रहा है, यहाँ मान लीजिए दोपहर का 12 बज रहा है। तो हम जैसे कि हम देखे हैं कि 15 डिग्री देशांतर तय करने में पृथ्वी को 1 घंटे का समय लगता है, 1 घंटे का समय लगता है। तो वैसे यहाँ पे जब दोपहर का 12 बज रहा है तो इसमें हम एक यदि जोड़ते हैं 1 घंटा, तो यहाँ पे हो जाएगा दोपहर का 1 बजा होगा, यहाँ पे दोपहर का 1 बजेगा। वैसे ही इधर हमारा समय माइनस होगा, तो ये 15 डिग्री जो हो गई आपकी पश्चिमी देशांतर। तो पश्चिमी देशांतर पे 1 मतलब 1 घंटा माइनस करेंगे तो यहाँ का हो जाएगा आपका 11, यानी 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे हमारा समय होगा 11 बज रहा होगा, और यहाँ का हो गया
1 घंटा प्लस कर देंगे, दोपहर का 1 बज रहा होगा, यहाँ पे दोपहर का 11 कह सकते हैं। तो इस तरह से ग्रीनिच द्वारा सभी देशांतर रेखाओं पे समय का निर्धारण किया जाता है। और ऐसे ही हम इसके 180 डिग्री देशांतर पे देख सकते हैं। जैसे ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, तो इसके पीछे जो देशांतर रेखा होगी वो होगी 180 डिग्री देशांतर। तो यहाँ पे जब दोपहर का 12 बज रहा है तो 180 डिग्री देशांतर पे मध्य रात्रि का 12 बजेगा। यहाँ पे दोपहर का 12 हो गया, यहाँ पे रात्रि का 12 हो रहा होगा समय। तो इसी प्रकार से ग्रीनिच रेखा द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। आगे हम देखते हैं, देखिए हम मानक समय क्यों मानते हैं, यानी मानक समय क्यों बनाया जाता है। क्योंकि मानक समय से वहाँ पे समय निर्धारण करना, कोई भी जैसे देश है या कोई भी क्षेत्र है तो वहाँ पे एक मानक समय होगा, तो उस समय द्वारा कोई भी क्रियाकलाप या कोई भी कार्य करने में सुविधा होगी, या फिर पता लगाना कि किस समय वहाँ का कार्य हुआ है, कब से क्रियाविधि चल रही है। तो सभी देशों का अपना एक मानक समय बनाते हैं। जैसे किसी भी देश का क्षेत्रफल बहुत अधिक है, किसी का क्षेत्रफल बहुत कम है, तो उस हिसाब से वो देख करके मानक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हम भारत को देखते हैं, जैसे भारत में भी मानक समय माना गया है। मानक समय वहाँ के उस स्थान, कोई क्षेत्र है उसके बीच के स्थान से ही माना जाता है, ताकि बैलेंस दोनों तरफ बना रहे। देखिए हम भारत में देखते हैं, जैसे भारत में सबसे पश्चिमी स्थान कह सकते हैं गुजरात का जो द्वारका हो गया, तथा असम में डिब्रूगढ़ जो स्थान है ये हो गया पूर्व में, और गुजरात हमारे पश्चिम, जानते हैं कि गुजरात जो पश्चिम में पड़ता है। तो इसके जो स्थानीय समय है उसमें क्या होता है कि 1 घंटा वो 45 मिनट का अंतर होता है। यानी यहाँ पे जो टाइम होगा, जो असम के डिब्रूगढ़ में जो समय होगा, वो गुजरात के जो द्वारका में समय होगा, इसमें हमें 1 घंटा 45 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे यदि असम के डिब्रूगढ़ में 6 बज रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा, यदि 1.45 घंटे का या 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है, तो इस समय अभी बज रहा होगा यहाँ पे 4:15 हो रहा होगा, यहाँ पे 6 बज रहा है। तो इसी अंतर को दूर करने के लिए, इस गैप को दूर करने के लिए किसी भी देश द्वारा, किसी भी स्थान द्वारा वहाँ का मानक समय माना जाता है। तो ये अंतर होगा, इसलिए ये आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए, ताकि इस अंतर को खत्म किया जा सके। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय के पूरे देश का मानक समय माना जाता है। जो मध्य में उस स्थान के माना जाता है, अब वो मानक समय होगा, यानी जो टाइम यहाँ पे हो रहा है, यही टाइम ये पश्चिमी भाग में भी माना जाएगा और यही टाइम पूर्वी भाग में भी माना जाएगा इस मानक समय को। तो इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय के पूरे देश में मानक समय माना जाता है। जैसे भारत का जो मानक समय है, भारत ने जो मानक समय जिस देशांतर पे मानना है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ये मानक यामोत्तर माना है भारत द्वारा। इस यामोत्तर के स्थानीय समय के पूरे देश का मानक समय माना जाता है और इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मानक समय माना गया है भारत में 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ये गुजरता है यूपी के मिर्जापुर से होकर के। ये देखिए 22.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ये गुजरता है यूपी के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे इसका जो समय, मानक समय है, यही पूरे देश में हमारे माना जाता है। भारत जो है वो ग्रीनविच जो रेखा है 0 डिग्री यामोत्तर, उससे पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो क्या होगा कि यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट यानी 5.5 घंटा आगे जोड़ा जाएगा यहाँ इसमें, क्योंकि पूर्व तरफ जोड़ा जाता है। तो 5.5 घंटा ग्रीनविच समय से भारत का जो समय है आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में क्या बज रहे होंगे, भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। तो इस तरह से ये मानक समय यानी ग्रीनविच से हमारा जो मानक समय है 5.5 घंटा आगे है। और भारत में ये मानक समय जो है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। यहाँ से मानक समय निर्धारित किया गया है। देखिए कुछ देशों का जो देशांतरी विस्तार होता है वो बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं, क्योंकि एक
मानक समय से वहाँ पे नहीं काम चल पाता इस वजह से, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है तो समय गणना में बहुत समस्याएं आती हैं। इस वजह से मानक समय मान लिए जाते हैं वहाँ पे। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है और इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो प्रत्येक 1 घंटा तय करने में 1 घंटे में पृथ्वी हमारी 15 डिग्री देशांतर की दूरी तय करती है। तो ये है अक्षांश व देशांतर रेखाओं का महत्व। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।